मध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम द्वितीय भाग है उसके दूसरे पाठ का परिचय हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, जिसका नाम पाटलिपुत्र वैभव था। तो इसका पाठ परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और जो भी व्याकरण बताया जाएगा या जो भी अर्थ बताया जाएगा उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभूव। यानी प्राचीन भारतीयों में या भारत में प्राचीन समय से ही भारत में नगरों में अन्यतम यानी श्रेष्ठ एक विचित्र महानगर दिखाई पड़ता है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है और वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आइए थोड़ा इसमें व्याकरण जानते हैं। जैसे प्राचीनेषु भारतीयेषु है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि दोनों एक ही जैसा लिखा है, यानी दोनों में एक ही विभक्ति है, सप्तमी बहुवचन है। तो जब दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति हो और पहला पद विशेषण हो, अंतिम पद विशेष्य हो, तो वो कर्मधारय समास होता है। ऐसे इसका एक पद करेंगे तो प्राचीन भारतीयेषु हो जाएगा और अलग अलग करेंगे तो प्राचीनेषु भारतीयेषु हो जाएगा। तो प्राचीन यहाँ पे क्या है? प्राचीन मीन्स पुराना, यानी पुराने भारत में, प्राचीन काल में भारत में। तो क्या कह रहा है कि प्राचीन क्या है? पुराना भारत। तो प्राचीन भारत या पुराना भारत कह लीजिए। तो प्राचीन क्या हो गया? विशेषण हो गया, और भारत क्या हो गया? विशेष्य हो गया। भारत की विशेषता बताई जा रही है कि प्राचीन काल में ये कैसा था, है ना। तो जब पहला पद विशेषण हो, अंतिम पद विशेष्य हो और दोनों ही पदों में समान विभक्ति हो, तो ये कर्मधारय समास होता है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। नगरेषु अन्यतमम जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा नगरेषु जोड़ अन्यतमम। नगरेषु जोड़ अन्यतमम, यहाँ पे भी स्वर ही संधि है, उ और अ मिल रहे हैं, ठीक है, और अ बन रहा है, ठीक है। अगला देखिए, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, इसका भी संधि विच्छेद आप कर लेंगे। पाटलिपुत्रम जोड़ अनुगंगम, और अनुगंगम में आपका अव्ययी भाव समास है, गंगाया समीपम होगा, यानी गंगा के तट पर। प्राचीन भारत में नगरों में जो अन्यतम एक नगर है जिसका नाम पाटलिपुत्र है, वह एक विचित्र महानगर के रूप में अभी जाना जा रहा है। वह गंगा नदी के किनारे बसा है। वसत विचित्रम, वसत जोड़ विचित्रम, इसका संधि विच्छेद होगा वसति विचित्रम का, तो का द बन गया है और ये व्यंजन संधि है। महानगरम में भी आपका कर्मधारय समास है, क्योंकि नगर की विशेषता बताई जा रही है कि नगर कैसा है? महान है। तो महान क्या हो गया? विशेषण हो गया, और नगर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो और अलग करेंगे तो महान नगरम होगा इसका विच्छेद, और ये कर्मधारय समास होगा, क्योंकि पहला पद विशेषण है, अंतिम पद विशेष्य है। आइए आगे देखते हैं। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्य काव्य कथ्यति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि जो हैं वह अपने कूटनीमताख्य नाम का जो काव्य है उसमें कहते हैं। तद विषय का संधि विच्छेद तत् जोड़ विषय होगा, और दामोदर गुप्तो नाम का संधि विच्छेद करें तो दामोदर गुप्त जोड़ नाम, यहाँ पे विसर्ग संधि है, विसर्ग का ओ बना हुआ है। तो दामोदर गुप्त का जो कवि हैं उनके काव्य का नाम क्या है? कूटनीमताख्य। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कूटनीमताख्य के कवि का नाम क्या है, तो आपको दामोदर गुप्त याद रखना है। और उन्होंने अपनी रचना में क्या कहा है ये देखते हैं। अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंतर स्थानम। आइए देखते हैं। अस्ति मीन्स है, महीतल यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर जो तिलक है, तिलक के समान जाना जाता है। सरस्वती कुल गृहम, जो सरस्वती माँ का, सरस्वती के परिवार का घर है, सरस्वती कुल का घर है, और बड़ा महानगर है, उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। वह इंद्रलोक के समान सुंदर है। पर पुरंदर माने इंद्र होता है, इंद्र का जो स्थान है, यानी इंद्रलोक जैसा है। इंद्रलोक किसको कहते हैं? स्वर्गलोक को। वह स्वर्गलोक के समान सुंदर है। पृथ्वी पर एक महानगर है जो सरस्वती के घर जैसा
शिक्षा का केंद्र है और जो इंद्रलोक के समान सुंदर है उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। यही इसका अर्थ हुआ। ऐसा कौन कहा है? दामोदर गुप्त कवि ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? कूटनिमित्ताख्य पुस्तक में। तो ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, यहाँ पे महानगरम है तो महानगरम का आपको समास बता चुके हैं, कर्मधारय समास होगा। पुरंदर माने इंद्र होता है। इंद्र के स्थान को हम लोग इंद्रलोक कहते हैं यानी स्वर्ग कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे है इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में यह सुना जाता है कि यत मीन्स कि यत अव्यय है। यत व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। तो इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे, गंगा के तीर पे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय से ही पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्, पाटलीग्राम स्थित था। इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि बुद्ध भगवान जब थे उसी समय से ये पाटलीग्राम स्थित था, जो कि गंगा नदी के किनारे था। गंगाया तीरे का आप समास विग्रह करेंगे, अर्थ होगा गंगा के किनारे। तीरे यानी किनारे, तो गंगा के किनारे, गंगा की बात नहीं हो रही, उसके किनारे की बात हो रही है, यानी अंतिम पद प्रधान है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। और उसका विग्रह क्या होगा? गंगाया तीरे। ठीक है, इसका संधि विच्छेद भी करें तो गंगाया जोड़ तीरे, क्योंकि विसर्ग का स बन रहा है, विसर्गस्य सत्वम संधि है, संधि भी इसका कर सकते हैं। और समास विग्रह करें तो गंगाया तीरे होगा और ये तत्पुरुष समास होगा। बुद्ध के काल में, बुद्धस्य काले, बुद्धस्य काले इसका संधि समास विग्रह हो जाएगा और ये भी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि बुद्ध के समय में कहा जा रहा है, तो बुद्ध की बात नहीं की जा रही, उनके समय की बात की जा रही, तो अंतिम पद प्रधान है और ये भी तत्पुरुष समास है। पाटलीग्राम किसका पुराना नाम है? पटना का पुराना नाम है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पटना के पुराना नाम क्या है, तो पाटलीग्राम भी एक याद रखेंगे। आगे हमारी पंक्ति है यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः। जहाँ, यत्र माने जहाँ, च माने और, यत्र और च दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अव्यय मीन्स क्या? जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा बहुत बार समागतः आए थे, ये भगवान बुद्ध के समय में तो गंगा के तीर पे एक गांव स्थित था जिसका नाम पाटलीग्राम था, और यहाँ पे बुद्ध भगवान बहुत बार आए थे। तेन कथितम आसीत् यत् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। उनके द्वारा ये कहा गया था कि यह जो गांव है वह एक दिन महानगर होगा, बड़ा नगर होगा, बड़ा शहर होगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन, किंतु मीन्स लेकिन, यह झगड़े का, अग्निदाह यानी आग लगने का, जलपुरस्य बाढ़ का, च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, यह आग से, बाढ़ से और झगड़े से हमेशा आक्रांत होगा, यानी हमेशा यहाँ पे ऐसी गंभीर समस्याएं आती रहेंगी। बाढ़ की समस्या, आग की समस्या और झगड़े की समस्या आती रहेगी। कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतर समय से ही, पुराने समय से ही पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट दिखाई पड़ती है, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी शोभा, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट दिखाई पड़ती है। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। यूनान के जो राजदूत थे उनका नाम मेगास्थनीज था, उन्होंने भी अपने संस्मरण ग्रंथ में ऐसा कहा है, यही बात उन्होंने भी कही है। अस्य नगरस्य वैभव, इस नगर का वैभव प्रियदर्शिना, प्रियदर्शी अशोकस्य, अशोक के समय में सुतराम समृद्ध, और अधिक यह नगर समृद्ध हुआ और अधिक सुंदर बना। किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक को ही क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आगे जो पाठ है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।
अब इसमें थोड़ा सा हम लोग व्याकरण जान ही लेते हैं। कुछ व्याकरण हम लोग तो समझे जहाँ से नहीं पढ़े हैं। तो यत्र और च को बता रहे थे कि ये अव्यय है, क्योंकि किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। और समागतः का संधि विच्छेद करें तो सम जोड़ आगतः होगा। तो यहाँ पे समागतः का संधि विच्छेद आपने जाना कि सम जोड़ आगतः होगा। तो आगतः में प्रकृति प्रत्यय विभाजन करेंगे। तो आगतः का प्रकृति प्रत्यय विभाजन आ जोड़ गम जोड़ कत होगा। आधा क और त इसमें प्रत्यय होगा। समागतः में आगतः जो शब्द है उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन आ जोड़ गम जोड़ कत होगा। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, कथितम आश्रित शब्द है। तो कथितम आश्रित का अगर संधि विच्छेद करें तो कथितम जोड़ आश्रित होगा और ये व्यंजन संधि होगा। कथितम में भी प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। कथ जोड़ कत होगा। अब तो उसको बोलते हैं लेकिन कत लिखते हैं, आधा क और त लिखते हैं, इसलिए आपको कत बोला जा रहा है ताकि आप सही लिखें। यत जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। ग्रामो अयम का अगर संधि विच्छेद करें तो ग्रामः जोड़ अयम होगा और ये विसर्ग संधि होगा। विसर्ग का उत्तम संधि होगा क्योंकि विसर्ग का ओ बन रहा है। महानगरम शब्द में कर्मधारय समास है। महान नगरम इसका विग्रह होगा, ये पहले भी बताया जा चुका है। किंतु यानी लेकिन, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। आगे देखते हैं, च भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है और इसका अर्थ और होता है। सर्वदा आक्रांतम का संधि विच्छेद करें तो सर्वदा जोड़ आक्रांतम होगा। सर्वदा माने हमेशा होता है, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। और सर्वदा जोड़ आक्रांतम इसका संधि विच्छेद होगा और यहाँ पे दीर्घ संधि है। कालांतरेण का संधि विच्छेद करें तो काल जोड़ अंतरेण होगा। इसका अर्थ होगा कुछ समय के बाद। ठीक है, पाटलिग्राम तो आप जानते हैं कि पटना का पुराना नाम है। पाटलिपुत्रम इति का संधि विच्छेद करें तो पाटलिपुत्रम जोड़ इति। इति यानी ऐसा होता है और ये भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। कथितः का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो कथ जोड़ कत होगा और कथितः का मतलब कहा गया होता है। अश्य नगरस्य में भी अगर समास पूछ दिया गया, दोनों पद दे दिए गए, तो दोनों में समान विभक्ति हो और पहला पद विशेषण हो, अंतिम पद विशेष्य हो, तो ये कर्मधारय समास होता है। अश्य नगरस्य। आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। छ माने और, तो ये बता दिया गया है। अति उत्कृष्टा सीदती जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करें तो अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति होगा। अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति। अति उत्कृष्ट था ऐसा, इति माने ऐसा, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। आसित मतलब था होता है और अति उत्कृष्ट माने बहुत सुंदर होता है। यूनान राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज बताना है। अब आगे देखते हैं, प्रियदर्शी किसका नाम है? तो अशोक का नाम है प्रियदर्शी के बारे में पूछा जाए कि प्रियदर्शी किसको कहा गया, तो आप अशोक बता सकते हैं। सुतराम समृद्धम, यहाँ पे भी कर्मधारय समास है। समृद्ध की विशेषता बताई गई है, सुंदर और समृद्ध। तो यहाँ पे दोनों विशेषण है, ये कर्मधारय समास नहीं है, दोनों विशेषण है। दोनों विशेषण ही बताए गए हैं। किसके बारे में बोला गया है? पटना के बारे में बोला है कि अशोक के समय में यह सुंदर और समृद्ध था। इस नगर का वैभव सुंदर और समृद्ध था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ का अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से इसे देखें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो जो व्याकरण बताया गया उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।